नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर हमारा चल रहा था उसका पार्ट स, ठीक है। यानी खंड स की हम बात कर रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। यानी कि पहला खंड जो स है उसका पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? किन्हीं दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा, किन्हीं दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की क्या करनी है, हमें व्याख्या करनी है। या तो फिर आप इसको करो, या अगर मालूम आपको नहीं आ रहा हो, उसको दिमाग से अगर निकल गया हो, आंतरिक विवर्तनिक शक्ति अगर याद नहीं आ रही हो माइंड से, फिर आप क्या कर सकते हो, अथवा में दिया गया है किन्हीं दो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। मतलब दो में से तो एक तो आना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों ही नहीं आ रहे, कम से कम एक तो आपको आना जरूरी है, ठीक है जी। तो किन्हीं दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए, या अगर वो नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है कि किन्हीं दो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, यानी ठीक है। तो यानी कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में हमें बताना है, ठीक है, कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कौन कौन सी होती है और किस प्रकार का उनका प्रभाव होता है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों, अभी हमने जैसे देखा कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, ठीक है। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों को हमें समझाना था। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हम बात करने वाले भूकंप की, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां होती क्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वे शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रह करके कार्य करती है, यानी जो अपना प्रभाव दिखाती है वो पृथ्वी के अंदर रह करके ही दिखा देती है, ठीक है। तो जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे लोग नहीं होते जो कि अंदर से ही अंदर रह करके भी बाहर का वातावरण प्रदूषित कर देते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वे शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रह करके कार्य करती है, तो उन्हें हम क्या कहने वाले हैं, उन्हें कहेंगे हम आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। क्या करने वाले हैं? आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी होगी, सुनामी, तो ये सब जो है ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले भूकंप के बारे में। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां तो आपकी समझ में आएगी कि क्या होती है। तो वे शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रह करके कार्य करती है, तो उन्हें क्या कहने वाले आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले भूकंप की, किसकी, क्योंकि हमें दो समझाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम भूकंप के बारे में बात कर लेते हैं। भूकंप क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझना है आपको, ठीक है, अच्छी तरह से। भूकंप शब्द का जो अर्थ होता है, भूकंप शब्द का जो अर्थ होता है, भूकंप शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चों भू सतह के कंपन से। किससे? भू सतह के कंपन से, यानी कि भूमि की जो सतह होती है उसके कंपन से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। भूकंप शब्द का अर्थ क्या होता है? भू सतह के कंपन से होता है, ठीक है। यानी भूमि की जो सतह है वो कितना कंपन कर रही है, उसी से भूकंप का अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो भूकंप शब्द का अर्थ होता है भू सतह के कंपन से, यानी कि भूकंप का अर्थ क्या हो गया, ये भूमि की जो सतह है वो कंपन कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं भूकंप शब्द का अर्थ क्या हो गया, भू सतह के कंपन से। इसके बाद यह कंपन यानी जो कंपन होता है पृथ्वी भूगर्भ में, जो पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है, यह कंपन भूगर्भ का मतलब भूमि के अंदर, ठीक है, भूगर्भ में उत्पन्न हलचल से होता है, ठीक है। तो ये भाई साहब जो पृथ्वी की जो सतह होती है इस पर कंपन क्यों होता है? भूगर्भ में उत्पन्न हलचल, यानी भूगर्भ के अंदर हलचल होती है, डगमगाती, ठीक है जी। यानी कि पृथ्वी की जो भूगर्भ है, ठीक है, यानी कि कंपन जो होगा पृथ्वी की सतह पर वो भूगर्भ में उत्पन्न हलचल से होता है, जहां की हलचल से। अब पृथ्वी के भूगर्भ में जहां की हलचल से, ध्यान समझिएगा इस बात को, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की जो भूगर्भ है, पृथ्वी का जो भूगर्भ है, तो भूगर्भ में जहां की हलचल से कंपन प्रारंभ होते हैं, यानी कि जिस सतह से कंपन प्रारंभ होते हैं उसे क्या कहेंगे अपन? कंप केंद्र कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे? कंप केंद्र, या इसको एपी सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर अपन कहने वाले हैं, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, कंप केंद्र से प्रारंभ होकर, अब जो जो कंपन होता है वो कंप केंद्र से प्रारंभ होकर तरंगे जो हैं वो चारों ओर फैलती है, यानी कि जो कंप केंद्र होता है वहां से तरंगे उत्पन्न होती है और तरंगे उत्पन्न होकर के चारों ओर वो फैल जाती है, ठीक है जी। बात समझ में आया आपको? यानी कंप केंद्र जो है, कंप केंद्र क्या हुआ, जहां की हलचल से कंपन प्रारंभ होते हैं, जहां की सतह से कंपन प्रारंभ होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे हम कहेंगे कंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। अब कंप केंद्र से प्रारंभ होकर तरंगे जो हैं ये चारों ओर फैलने लग जाती है, यानी कि कंप केंद्र से तरंगे प्रारंभ होगी और चारों ओर फैलने लग जाएगी, ठीक है, बाहर निकलने लग जाएगी, चारों ओर फैलने लग जाएगी, ठीक है जी। जब यह तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, यानी कि कंप केंद्र से प्रारंभ होकर के तरंगे जब पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, तो सतह आगे पीछे या ऊपर नीचे होने लगती है, ठीक है। वापस समझिए, देखिए
हम देख रहे हैं कि कंप केंद्र से तरंगे प्रारंभ होती है और तरंगे प्रारंभ होकर के जब ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाती है तो फिर क्या होगा, जो सतह है पृथ्वी की जो सतह है ये आगे पीछे होगी, या तो आगे पीछे होगी या ऊपर नीचे होने लगती है, या तो आगे पीछे होगी या तो आगे पीछे होगी या ऊपर नीचे होने लगती है। ठीक है जी। अब भूकंपों की उत्पत्ति का जो कारण होता है, मेजर कारण होता है बच्चों, क्यों क्या होता है, पृथ्वी के अंदर देखिएगा, पृथ्वी के अंदर की बनावट, यानी जो पृथ्वी के अंदर की जो बनावट होती है, पृथ्वी के अंदर की जो बनावट होती है उसमें असंतुलन है, उसमें क्या पैदा हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है जी। उसमें लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, असंतुलन हो जाएगा। जैसे मान लो घर में असंतुलन कब होता है, जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो अब पृथ्वी के अंदर की जो बनावट है जब उसमें भी असंतुलन उत्पन्न होगा तो फिर हम कह सकते हैं या भूकंप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है जी। तो अब भूकंप की जो तीव्रता होती है, भूकंप जो भूकंप है वो उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। भूकंप किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है। तो भूकंप अलग अलग तीव्रता के उत्पन्न होते हैं, वो अपन को इतना नहीं लिखना है, अपन को समझाना है बस भूकंप के बारे में। तो हमने समझा दिया भूकंप, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में लिखना है तो बहुत सारा है। ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको भूकंप समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप जल्दी देखिएगा। भूकंप शब्द का अर्थ क्या होता है, भू सतह के कंपन से होता है। भूकंप शब्द का अर्थ क्या हो गया, भू सतह के कंपन से, भू सतह के कंपन से होता है। ठीक है जी। और यह कंपन भूगर्भ में उत्पन्न हलचल से होता है, यानी कि जो कंपन हुआ वो क्यों हुआ, भूगर्भ में उत्पन्न हलचल से होता है। ठीक है। जहां की हलचल से, अब भूगर्भ में जहां की हलचल से कंपन प्रारंभ होते हैं, ध्यान देना, भूगर्भ में जहां की हलचल से कंपन प्रारंभ होते हैं उसे क्या कहेंगे, कंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है। अब कंप केंद्र से प्रारंभ होकर के तरंगे, यानी कि तरंगे जो होगी कंप केंद्र से प्रारंभ होगी और चारों ओर फैलने लग जाते हैं। ठीक है। जब ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो सतह क्या होने लगेगी, आगे पीछे या ऊपर नीचे होने लगती है। ठीक है साहब। तो आपको समझ में आया, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर है भूकंपों की उत्पत्ति का जो मेजर कारण होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर की बनावट में उत्पन्न असंतुलन। ठीक है। पृथ्वी के अंदर की बनावट में उत्पन्न असंतुलन, यानी भूकंपों की उत्पत्ति का कारण क्या हो गया, पृथ्वी के अंदर की बनावट में उत्पन्न असंतुलन होता है। ठीक है। इसके बाद जो भूकंप है किस पर निर्भर करता है, उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है साहब, भूकंप उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको भूकंप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आंतरिक विवर्तनिक शक्ति का दूसरा हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है। ज्वालामुखी क्या होती है, ध्यान से समझना है आपको इस बात को। पृथ्वी के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, ऊपर नहीं भाई, पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण, यानी पृथ्वी के अंदर क्या उत्पन्न होती है, हलचल, यानी भूकंप आता है तो हलचल होने लग जाती है। ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती क्या होने लगती है, हिलने लगती है। ठीक है जी। जब पृथ्वी के अंदर हलचल होगी भाई साहब, पृथ्वी के अंदर हलचल होगी, है ना, तो क्या होगा, धरती हिलने लग जाएगी। ठीक है। जब कई बार हमारे अंदर हलचल होती है तो हम नहीं हिलने लग जाते, तो यही होता है, पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती क्या होने लगती है, हिलने लगती है, तथा भूपटल को फोड़कर, यानी कि भूमि की प्रॉपर्टी को फोड़ करके धुआं, राख, वाष्प एवं गैसें बाहर निकलने लगती है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण, जब पृथ्वी के अंदर हलचल होगी तो धरती क्या होने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी भाई साहब, हिलेगी, धरती हिलने लग जाएगी। ठीक है। अब जब हिलेगी तो भूपटल को फोड़ेगी, भूपटल यानी पृथ्वी की प्रॉपर्टी को फोड़ देगी, फटाक देने ही फूट जाएगा, और फोड़ करके धुआं, राख, वाष्प एवं गैसें क्या होने लग जाएगी बच्चों, बाहर निकलने लग जाएगी। ठीक है। कई बार, फिर इसके बाद कई बार, बहुत सारी बार क्या होता है, अतितप्त का मतलब बहुत ज्यादा गर्म। ठीक है। बहुत ज्यादा गर्म बहुत ज्यादा गर्म चट्टाने पिघल जाती है, यानी चट्टाने पिघल जाती है और चट्टाने पिघल करके लावा के रूप में बाहर निकलने लगती है। ठीक है। यानी जो चट्टाने होती है, पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने होती है वो पिघल जाएगी, गर्म चट्टाने पिघल जाएगी और पिघल करके वो लावा के रूप में बाहर निकलने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ज्वालामुखी कहते हैं। इसे क्या करने वाले हैं, ज्वालामुखी कहेंगे। तो वापस समझिए, पृथ्वी के अंदर क्या होती है बच्चों, हलचल। आप बोलेंगे सर हलचल होती है, जब पृथ्वी के अंदर हलचल होगी तो क्या होगी, धरती हिलेगी। पृथ्वी के अंदर जब हलचल होगी तो धरती क्या होने लगेगी, हिलने लगेगी, या हम कह सकते हैं हिलने लगी। तो भूपटल फिर क्या होगा, जब वो हिलेगी तो भूपटल को फोड़ करके, जब पृथ्वी हिलेगी तो भूपटल को फोड़ करके धुआं, राख, वाष्प एवं गैसें बाहर निकलने लग जाएगी, और जब वो बाहर निकलती है तो इसी के साथ साथ क्या होता है, अतितप्त चट्टाने, यानी अत्यधिक गर्म चट्टाने होगी, वो पिघल जाएगी और पिघल करके लावा के रूप में बाहर निकलने लगती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे सर, इसी को हम ज्वालामुखी कहेंगे। ठीक है। आपको समझ में आ गया ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ओके। अब ज्वालामुखी का जो संबंध होता है वो भूगर्भ से होता है, यानी कि भूमि के अंदर। ज्वालामुखी कहां से उत्पन्न होती है, भूमि के अंदर से उत्पन्न होती है। ठीक है। क्योंकि आंतरिक विवर्तनिक शक्ति का मतलब ही क्या है, वे शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रह करके कार्य करती है वो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां होती है। ठीक है। तो ज्वालामुखी भूगर्भ का जो संबंध होता है वो कहां से होता है, भूगर्भ से होता है। ठीक है जी। अब
देखिए कुछ ज्वालामुखी, देखो ज्वालामुखियां अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ सक्रिय होती है और कुछ सक्रिय नहीं होती है, ठीक है। कुछ आती है और चली जाती है और कुछ चली रहती है, बात समझ रहे हो ना, मतलब आगे तो फिर जाने का नाम नहीं लेती है, ठीक है। तो कुछ ज्वालामुखी निरंतर सक्रिय हो रहती है, कुछ ज्वालामुखी निरंतर सक्रिय रहती है, निरंतर सक्रिय रहती है, मतलब चल ज्वालामुखी आगे तो फिर भाई साहब रुकने का नाम नहीं है, लावा बह रहा है तो बहता ही रहेगा फिर, ठीक है। तो कुछ ज्वालामुखी निरंतर सक्रिय रहती है, तो कुछ ज्वालामुखी रुक रुक कर सक्रिय होती है, यानी कि आई फिर चलेगी, फिर आई फिर चलेगी, फिर आई फिर और चलेगी। जैसे कई बार लाइट का झपका नहीं मारता कि आई टम फिर है ना, जलती है फिर बुझ जाती, जलती है बुझ जाती, जलती है, तो इसी प्रकार से कुछ ज्वाला एक बार और दूसरा भाई देखो एक बार बल्ब जला और जला ही रह रहा है, लेकिन कुछ बार क्या होता है ना, लाइट आती है फिर चली जाती है, आती है और चली जाती है। तो घर में कई बार बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं ये लाइट का गाय मर जाए, तो लाग रही है ना, तो यानी इस प्रकार से होता है बच्चों, ठीक है। तो कुछ ज्वालामुखी निरंतर सक्रिय रहती है, तो कुछ ज्वालामुखी रुक रुक कर सक्रिय होती है। ज्वालामुखी संसार के हर भाग में पाई जाती है, ज्वालामुखी जो संसार है, पूरी जो विश्व है उसके हर कोने में ज्वालामुखी पाई जाती है, किंतु सामान्यतः यह नियमबद्ध मेखलाओं, ध्यान दीजिएगा इस पे, वर्ड पे याद दीजिए, ध्यान दीजिएगा, नियमबद्ध मेखलाओं पर, नियमबद्ध मेखलाओं पर उपस्थित होती है, ठीक है। तो हमसे कहा जाए कि ज्वालामुखी मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, तो आपको बताना है नियमबद्ध मेखलाओं पर, नियमबद्ध मेखलाओं पर ये पाई जाती है, नियमबद्ध मेखलाओं पर ये पाई जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से ज्वालामुखी को समझ लीजिएगा जल्दी जल्दी। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती क्या होगी, हिलेगी सर, तो फिर क्या होगा, भूपटल को फोड़ करके धुआं राख वाष्प से बाहर निकलेगी। साथ में कई बार क्या होता है, अति तप्त चट्टाने यानी गर्म चट्टाने पिघल करके लावा के रूप में बाहर निकलने लगती है, तो इसे हम क्या करने वाले सर, ज्वालामुखी कहेंगे, ठीक है। फिर अब ज्वालामुखी का जो संबंध होता है किससे होता है सर, भूगर्भ से होता है, किससे होता है, भूगर्भ से होता है। कुछ ज्वालामुखी जो होती है निरंतर सक्रिय रहती है, तो कुछ ज्वालामुखी जो है रुक रुक करके सक्रिय होती है, रुक रुक करके सक्रिय होती है। ज्वालामुखी संसार के हर भाग में पाई जाती है, किंतु सामान्यतः यह नियमबद्ध मेखलाओं पर उपस्थित होती है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ज्वालामुखी भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों को हमने अच्छी तरह से समझा दिया। अब हम बात करेंगे अथवा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 21 था उसका अथवा की, और वो अथवा क्या है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को समझाए, कोई दो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को समझाए, तो उनको हम समझाते हैं। अब बात करने वाले बच्चों बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में, ठीक है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था और उसका अथवा का क्वेश्चन क्या था, किन्हीं दो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बाह्य विवर्तनिक शक्तियां क्या होती है, ठीक है। तो वे शक्तियां, ध्यान दीजिएगा, वे शक्तियां जो पृथ्वी की सतह के ऊपर रह करके, वे शक्तियां जो पृथ्वी की सतह के ऊपर रह करके कार्य करती है, तो उन्हें क्या कहेंगे, बाह्य विवर्तनिक शक्तियां कहेंगे, ठीक है। जैसे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जो होती हैं ये पृथ्वी के अंदर रहकर के कार्य करती है, जबकि बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो होती हैं ये पृथ्वी की सतह के ऊपर रहकर के कार्य करती है, ठीक है। और ये शक्तियां दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। और हमें दो शक्तियों का, दो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का वर्णन करना था, तो दोनों का अपन वर्णन करने वाले, ठीक है। तो नंबर 1 पे होता है अपक्षणिकी शक्तियां, क्या होती है, अपक्षणिकी शक्तियां, और दूसरी होती है अप्रदनकी शक्तियां, ठीक है। तो अपक्षण की शक्तियां और अपराधन की शक्तियां, तो इनमें भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, अपक्षण की शक्तियां, क्योंकि हमें दो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां समझानी है, तो दोनों के बारे में हमें यहाँ पर समझाना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अपक्षण की शक्तियों के बारे में, तो ये शक्तियां कौन सी शक्तियां, अपक्षण की शक्तियां। अपक्षण का मतलब होता है बच्चों टूटना, तोड़ना। अपक्षण का मतलब बिखेर देना, तोड़ देना, क्या और क्या बोलो बताओ, टूटना होगा ना। तो वे शक्तियां, ये शक्तियां जो होती है, अपक्षण की जो शक्तियां होती है, ये अपने स्थान पर रहकर ही कार्य करती है, यानी कि जहां पर होती है वहीं से अपना काम दिखा देती है। जहां पर जैसे मान लो सूर्य जो होता है ये अपनी स्थिति पे है, ठीक है, ऊपर है, लेकिन वहीं से अपना प्रभाव दिखाता है, और नीचे अपनी के जो धरती होती है उसको गर्म आग कर देता है, बात समझ लो ना। तो इस प्रकार से जहां पर होता है वहीं से अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये शक्तियां जो होती है अपने स्थान पर रहकर के ही कार्य करती है। कौन सी शक्तियां, अपक्षण की शक्तियां। तो अपक्षण की शक्तियां जो होगी बच्चों, ये अपने स्थान पर जहां पर है वहीं पर रहकर के काम करने वाली है, ठीक है। ये शक्तियां चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाती है। तो अपक्षण की शक्तियां क्या काम करती है, जो अपक्षण की शक्तियां होती है ये चट्टानों को तोड़ेगी, ठीक है। किसको तोड़ेगी, चट्टानों को तोड़ेगी, और चट्टानों को तोड़ करके मिट्टी बनाने का काम करती है। किसका काम करती है, मिट्टी बनाने का, कंकड़ बनाने का काम करती है, ठीक है। कौन, अपक्षण की शक्तियां। तो अपक्षण की शक्तियां कहां रह काम करती है, तो सबसे पहले हम बात करें अपक्षण की शक्तियां जो होती हैं ये अपने स्थान पर रह करके ही कार्य करती है, ठीक है। और ये बात करें तो जो अपक्षण की शक्तियां होती है ये चट्टानों को तोड़ कर क्या बनाती है बच्चों, मिट्टी बनाती है। सर क्या बनाएगी, मिट्टी बनाएगी। चट्टानों का जो अपक्षण होता है, अब देखो हम बात कर रहे हैं कि जो अपक्षण की शक्तियां होती है चट्टानों को तोड़ करके मिट्टी बनाएगी। अब ये चट्टानों को तोड़ने के लिए क्या आवश्यक होगा, किस प्रकार से तोड़ती है,
तो चट्टानों का जो अपक्षण होगा टूटेगी जो, तो भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों द्वारा होता है। तो चट्टानों का अपक्षण जो होगा, चट्टानें जो टूटेगी ये तीन तरह से टूटेगी, या तो भौतिक कारकों से, या रासायनिक कारकों से, या जैविक कारकों से। ठीक है, तो चट्टानों का अपक्षण भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों द्वारा होता है। कैसे होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चट्टानों का जो अपक्षण होगा और भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के द्वारा होता है। ठीक है, अब भौतिक रूप में अगर अपन बात करें, भौतिक रूप से कैसे होता है, भौतिक रूप से सूर्य की गर्मी। अब देखिए सूर्य की गर्मी से कैसे, सूर्य होता क्या है, जैसे मान लो सूर्य दिन में क्या होती है, चट्टानें तपती है ना, गर्म आग हो जाती है चट्टानें। सूर्य का गर्मी आएगा, नीचे आएगा, चट्टानों पे गिरेगा तो वो गर्म आग हो जाती है। रात में क्या होगी, ठंडी होगी तो वो अब वापस से सिकुड़ने लग जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चट्टानें फैलेगी, दिन में तो चट्टानें क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, क्यों, गर्मी के कारण, और रात में क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, क्यों, ठंडाई के कारण। तो इसलिए क्या होगा, वो उनके अंदर क्या होते हैं, चटकन उत्पन्न हो जाती है, टूटने लग जाती है। तो इस प्रकार से वर्षा, अब गरम गरम चट्टानों के ऊपर पानी पड़ रहा है, ऊपर से टपक टपक पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है, तो फिर क्या होगा बच्चों, वो टूटने लग जाएगी। तो वर्षा के कारण पाला, अब पाला के कारण क्या होगा, जैसे मान लो अब बारिश होगी, चट्टानों में दरारें चलेगी, किसके कारण चलेगी दरारें, जल्दी से बोलिए सर, गर्मी के कारण। फिर इसके बाद पानी बरसी, बारिश आए तो उससे भी टूटने लगी। अब जो पाला जो है, पाला मतलब ठंडा है, ठीक है, ठंडी, तो पाला जो होगा, अब वो पानी जो होगा बर्फ के रूप में उसमें दराजों में सेट हो जाएगा, जिससे वो क्या होगी, चौड़ी होने लग जाएगी, है ना। इसी प्रकार से वायु के कारण भी क्या होगा, चट्टानें का टूट जाती है। अब क्यों होगा, टूट जाती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी, क्योंकि तेज हवा चलेगी तो टूट जाएगी, तो चट्टानों को तोड़ती है। ठीक है, तो भौतिक रूप से कौन कौन तोड़ रहे हैं, सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला व वायु चट्टानों को तोड़ते हैं। ठीक है, जबकि रासायनिक रूप से ध्यान दीजिएगा, रासायनिक रूप से चट्टानों का जो अपक्षण होता है, चट्टानें जो टूटती है वो कौन से किस कारण से टूटती है, ऑक्सीकरण के कारण। ध्यान देना, ऑक्सीकरण के कारण, कार्बोनेटीकरण के कारण, विलयीकरण आदि क्रियाओं द्वारा होता है। यानी कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपक्षण किन किन के माध्यम से होगा, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और विलयीकरण। ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और विलयीकरण, वापस हम लोग ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और विलयीकरण द्वारा इनका अपक्षण होता है। इसके बाद पेड़ पौधे तथा जीव जंतु और मानव जैसी जैविक शक्तियां, क्योंकि हमने यहाँ पर जैविक कारकों का भी नाम लिया है बच्चों। ठीक है, जैविक कारकों का नाम लिया है यहाँ पर, देखो जैविक कारकों का नाम। अब जैविक कारकों में कौन कौन आ गया, यानी जैविक कारक मतलब जिनमें जीवन होता है। तो पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे भी चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। आप सोच रहे हो सर पेड़ पौधे कैसे तोड़ेंगे, तो बच्चों देखिए चट्टानों के अंदर पेड़ पौधे उगे, अब जैसे माल उगे हुए उनके अंदर क्या चलेगी, जड़ें चलेगी। अब जड़ें चलेगी तो बताओ वो ऊपर उठ जाने लगे। अब एक बात होता, आपके मकान के आसपास अगर पेड़ पौधा होता है तो कई बार मम्मी पापा ये नहीं बोलते, अरे यार अपन की तो वो जो नीम जो होती है ना, नीम मकान की नीम, वो नीचे बैठने लग जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अंदर धंसने लग जाती है भाई साहब। ठीक है, तो तथा पेड़ पौधे समझ में आ गया, पेड़ पौधे कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, उनके अंदर दरारें उत्पन्न हो जाती है। जीव जंतु, अब जीव जंतु जैसे मान लो जीव है तो वो मान लो छेद बिल बना देता है साला, जैसे मान लो चूहा है, अब जीव है तो चूहा क्या है, जीव है तो उसके अंदर चट्टानों के अंदर बिल बना देगा, अंदर से घुस जाएगा साला, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जीव जंतु और मानव। अब मानव का तो कहो क्या, अब मानव तो आप जानते हो भाई साहब, मानव ने तो क्या क्या कारनामा नहीं किया साला, उसके अंदर बम रखता है, फटाका फोड़ता है तो फूट जाती है चट्टानें। ठीक है जी, अनेक शक्तियां भी चट्टानों के अपक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों। ठीक है, तो अपक्षण की शक्ति का मतलब समझ गया आप कि अपक्षण का मतलब हो गया टूटना, तोड़ना। तो ये शक्तियां जो होती है, अपक्षण की शक्तियां अपने स्थान पर रह करके ही कार्य करती है, जहां पर है वहीं से अपना कार्य करेगी। और ये शक्तियां जो होगी चट्टानों को तोड़ करके मिट्टी बनाती। कौन सी अपक्षण की शक्तियां, चट्टानों का अपक्षण जो होगा ये भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के द्वारा होता है। ठीक है, भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के द्वारा होगा। भौतिक रूप से आप समझ गए बच्चों, सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला वो वायु चट्टानों को तोड़ते हैं। जबकि रासायनिक रूप से जो चट्टानों का अपक्षण होगा वो होगा ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और विलयीकरण के कारण। जबकि जैविक रूप से बात करें तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव जैसे जैविक शक्तियां भी चट्टानों के अपक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया हो कि अपक्षण की शक्तियां क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपरदन की शक्तियों की। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी कि हमारी जो दूसरी शक्ति थी बच्चों, यानी वायु विवर्तनिक शक्ति की जो दूसरी शक्ति थी, यानी दूसरा टाइप था, वो था अपरदन की शक्ति। ठीक है, यानी हमने कहा था अथवा में हमारे क्या दे रखा था, वायु विवर्तन, कोई दो वायु विवर्तनिक शक्तियों समझाई। तो पहले हमने क्या समझा दी,
पहले हमने समझाई, जल्दी बोली, अपक्षण की शक्ति, और दूसरी हम बात करें अप्रदन की शक्ति। ठीक है, अब ये अप्रदन की शक्ति क्या होती है बच्चों, ध्यान समझिए। ये जो शक्ति होती है, अप्रदन की जो शक्ति होती है, ध्यान समझना, अप्रदन की जो शक्ति होती है ये गति से कार्य करती है। ठीक है, गति से कार्य करती है। जैसे हमने देखा अपक्षण की जो शक्ति थी ना, वो एक ही जगह रहकर ये कार्य करेगी, जहां पर वहीं से कार्य करती है, जबकि जो अप्रदन की शक्ति होगी गति से काम करती है। किससे काम करती है बच्चों, गति के साथ काम करती है। गति के साथ काम करने मतलब ये नहीं कि मतलब चल करके काम करती है, वो अपक्षण की शक्ति जहां थी वहीं से काम कर रही है, लेकिन जो अप्रदन की जो शक्ति है ये गति से काम करती है। इट मीन्स हो गया कि चल करके काम करती है, पहले चल करके काम करती है, समझो बात को, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के काम करती है बच्चों। ठीक है, अब जैसे कि बात करें बहता जल यानी कि बहता हुआ पानी जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहती हवा। ठीक है, बहता हुआ जल, बहती हुई हवा, तो बहता जल, बहती हवा, वह हिमनद। अब हिमनद क्या होता है, ये तो समझ गया कि सर जल बह रहा है या हवा बह रही है, तो हम समझ जाएंगे, लेकिन हिमनद क्या होता है बच्चों, तो हिमनद का मतलब होता है बर्फ की परतों का बहना, बर्फ की जो परतें होती है उनका बहना, वो हिमनद होगा। ठीक है, आदि अप्रदनकारी जो शक्तियां हैं टूटी चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। देखिए समझने की कोशिश करें बच्चों, जो अप्रदन की जो शक्तियां होती हैं ये क्या करती है, जैसे मान लो अपक्षण की शक्तियां हमने क्या करते हैं, चट्टानों को तोड़ दिया, लेकिन अब ये जो अप्रदन की शक्तियां होंगी ये क्या काम करेगी, जो चट्टानें टूट गई उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का ये काम करती हैं। जैसे मान लो अब चट्टानें टूट गई, अब वो पानी का बहाव है, तेज नदी आ रही है, अब उसमें मान लो चट्टानें टूट कर ये जा रही है, तो उसको बहा करके ले जाएगी, चट्टानों को बहा करके ले जाएगी, उस छोटे छोटे कणों को या मिट्टी को बहा करके ले जाएगी। जैसे आपने देखा होगा नदी आती है, बहुत तेज नदी आती है, तो उसके किनारों पर जो खेत नहीं होते वो उसके साथ बह करके चले जाते साले। ठीक है, यानी कि नदी के जो किनारों पे जो पेड़ पौधे होते हैं या दूसरी चीजें होती है, चट्टानें क्यों नहीं, उनको भी काट करके ले जाती है। ठीक है, तो अप्रदनकारी शक्तियां टूटी चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो आप समझिए जल, इसी प्रकार जो बहाव है यानी बहती हवा जो है, अब तूफान आया, तेज तूफान आया, तो उसके साथ हम देखते हैं धूल मिट्टी कण उड़ते चले जाते हैं बच्चों, और तेज आए अगर जैसे बवंडर आ गया, अब बवंडर आ गया तो उसके साथ जितने भी हों कंकड़ पत्थर सब उड़ करके चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम कहें अप्रदन की जो शक्तियां होती है ये शक्तियां गति से कार्य करती है, यानी गति चलकर ही काम करती है। बहता जल, जैसे हम बात करें बहता जल, बहती हवा, हिमनद का मतलब बर्फ का परतों के रूप में बहना। आदि अप्रदनकारी शक्तियां टूटी चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है, यानी चट्टान जो टूटी हुई चट्टानें हैं इनको ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ठीक है, अब ये अप्रदन की जो शक्तियां हैं चट्टानों के परिवहन यानी चट्टानों को भाग कर ले जाने के साथ साथ ये अपक्षण का कार्य भी कर सकती है। ठीक है, ये भी इनका गुण होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि जो अप्रदन की शक्तियां हैं ये चट्टानों को तो भाग कर ले जा सकती है, लेकिन ये तोड़ने का भी काम करती है। जैसे मान लो नदी का बहाव है, पानी बह रहा है, तेज पानी बह रहा है, तो अब वहां पर क्या होगा, नदी आ रही तो चट्टानें बह करके चले तो खुद भी तोड़ लेती है, खुद तोड़ कर ये ले जाती रहती है, टूटी हुई को तो ले ही जाती है, लेकिन जो नहीं टूटी उसको भी ले जाती है। जैसे नदी आती है उसके साथ पेड़ पौधे होते हैं, जैसे समझ लो पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो वो कई बार नदी के या तो पहले टूटा हुआ पेड़ तो उसको तो ले ही जाएगी, लेकिन नहीं टूटा उसको भी तो कई बार जड़ से उखाड़ करके ले जाती है यार। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अप्रदन की जो शक्तियां हैं एक चट्टानों के परिवहन के साथ साथ अपक्षण का कार्य भी करती है बच्चों। ठीक है, तो अप्रदन की शक्तियां समझ में आएगी, एक बार फिर से समझ लो, ये शक्तियां गति से कार्य करती है, जैसे बहता जल, बहती हवा, हिमनद आदि अप्रदनकारी शक्तियां टूटी चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का क्या करती है, कार्य करते सर। और अप्रदन की जो शक्तियां हैं एक चट्टानों के परिवहन के साथ साथ अपक्षण का कार्य भी करती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों, मुझे विश्वास है आपको आंतरिक विवर्तनिक, दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां आपने समझी, ज्वालामुखी और भूकंप, और दो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां समझी, कौन कौन सी, अपक्षण की शक्तियां और अप्रदन की शक्तियां आपको अच्छी तरह से समझ में आ। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।